दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है बृहस्पतिवार 11 दिसंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। नए साल में यानी कि जनवरी 2021 से बिहार में क्लास 1 से 8 तक के सभी प्राइवेट समेत सभी सरकारी स्कूलों को खोलने की तैयारी हो रही है। कोरोना के संक्रमण से बचाव का पुख्ता इंतजाम को ध्यान में रखकर स्कूलों के खोले जाने पर जल्द महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि स्कूलों के खोले जाने के बाद प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों को बगैर परीक्षा में शामिल कराए उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नति देने पर भी निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि सरकार ने 28 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों को खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन इससे निचली कक्षाओं के स्कूलों को खोलने पर अभी तक पाबंदी लगा रखी है। इससे प्राइवेट समेत सभी सरकारी स्कूलों के करीब 1,66,00,000 बच्चे स्कूलों से दूर हैं और ऑनलाइन पढ़ाई पर निर्भर हैं। लेकिन अब जनवरी 2021 से पूरे बिहार में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल के खोलने की पूरी तैयारी हो रही है। दोस्तों बिहार में सुशासन बाबू की सरकार में कानून व्यवस्था का एक ऐसा मजाक बना हुआ है जो देश में बिहार की छवि पर एक बदनुमा दाग की तरह है। यह बीते कुछ दिनों में बिहार के अलग अलग शहरों में दिन दहाड़े चोरी और लूटपाट की घटनाएं सामने आ रही है और ये आम हो गई है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं और कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा किया है। दरअसल आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता ने एक ट्वीट करके नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जी हाल ही में बिहार में हुई लूटपाट और चोरी की घटनाओं से लोग दहल गए हैं। आरजेडी प्रवक्ता अरुण ने कई अखबारों की खबरों को ट्वीट करते हुए लिखा है कि जनादेश लूट कर बनी नीतीश सरकार में लूट की खुली छूट की झलक है। दोस्तों अगर आपका भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है तो यह आपके लिए काम की खबर है। जी हाँ, आज से पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने से जुड़ा नियम में बदलाव होने वाला है। जी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस 500 रुपए रखना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम आज शुक्रवार 11 दिसंबर से लागू हो जाएगा। जी अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर 100 रुपए रोज का शुल्क काटा जाएगा और बचे हुए राशि 0 हो जाएगी और आपका खाता बंद हो जाएगा। जी इंडिया पोस्ट कई छोटी बचत योजनाएं ऑफर करती है। पोस्ट ऑफिस बैंकों की तुलना में बेहतर ब्याज दरें भी ग्राहकों को ऑफर करता है। दोस्तों बिहार में जमीन मापने के लिए अब ना तो कड़ी का इस्तेमाल करना होगा, न फीता का और न ही जरीब का। जी हां, अब बिहार में मशीन से निकलने वाली किरणें जमीन की मापी करेगी। 1 इंच और फुट की तो बात छोड़ ही दीजिए, 1 सेंटीमीटर का भी फर्क नहीं आएगा। न जरीब और कड़ी खींचने की जरूरत है और न ही फीता ढीला पड़ने की शिकायत। जी हां, बस अमीन मशीन को किनारे खड़ा करके रख देंगे और मापी करने वाले खेत के किनारे पर प्रिज्म रख देंगे। बटन दबाते ही मशीन से किरणें निकलेगी और प्रिज्म से प्रिज्म की दूरी रिकॉर्ड कर लेगी। जहां जीपीएस का भी उपयोग मापी के लिए होगा। खास बात यह है कि इस माध्यम से एक साथ 50 प्लॉटों की मापी की जा सकेगी। मापी के लिए उपयोग में लाए जाने वाली नई मशीनों का नाम है इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन यानी कि एटीएस। जहां सरकार जल्द ही मशीन खरीदेगी और सभी अंचलों में भेजेगी। फिलहाल प्राथमिकता उन अंचलों को दी जाएगी जहां सर्वे का काम शुरू हो गया है। इससे मापी का काम तो तेजी से होगा ही, किसी को गड़बड़ी की शिकायत भी नहीं होगी। अमीन साहब मापी में हेर फेर भी नहीं कर पाएंगे। जी सरकार नई व्यवस्था से मापी के लिए सभी अमीनों को ट्रेनिंग देगी। राज्य सरकार ने जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। जी सरकार का मानना है कि राज्य में सबसे अधिक आपराधिक घटनाएं जमीन विवाद के कारण होती है। जी इसमें माफी की गड़बड़ी आग में घी का काम करती है, लिहाजा सबसे पहले इस कमी को दूर करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों इन दिनों पूरा बिहार घने कोहरे के चादर में लपेटे हुए हैं। जी हां, ठंड के बढ़ते कहर और घने कोहरे की धुंध ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कोहरे की मार का सबसे ज्यादा प्रभाव यातायात पर पड़ रहा है, जिसके चलते पूरे दिन यात्रियों को फजीहत झेलनी पड़ रही है। जी हां, मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक बिहार कोहरे की चादर में ढकी रहेगी। सबसे अहम बात यह है कि ये कोहरे दिन के 10 बजे तक ज्यादा घने होंगे, जिससे विजिबिलिटी पर भी असर पड़ेगा। जी हां, कोहरे के कारण विमानों और ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हो रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने सीमांचल, मिथिलांचल समेत पूरे बिहार से संबंधित अलर्ट भी जारी कर दिया है। जहां मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर लगातार घटता जा रहा है, जिससे ठंड में बढ़ोतरी हो रही है।
दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, बिहार सरकार ने आईएएस के 10 अधिकारियों को प्रमोशन दे दिया है। जी हां, 2015 और 2016 बैच के आईएएस अधिकारियों को संयुक्त सचिव स्तर के वेतनमान स्तर में प्रोन्नति दी गई है, जिसमें 8 डीडीसी और 2 नगर आयुक्त शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश की नई संसद भवन का शिलान्यास कर दिया है। जी इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है। पुराने संसद भवन ने आजादी के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश में उन आशंकाओं को न सिर्फ गलत साबित किया, बल्कि 21वीं सदी की दुनिया भारत को अहम लोकतांत्रिक ताकत के रूप में आगे बढ़ते देख रही है। मैं अपने जीवन में वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब 2014 में पहली बार एक संसद के तौर पर मुझे संसद भवन में आने का अवसर मिला था। तब लोकतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने से पहले मैंने सिर झुकाकर माथा टेककर लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन किया था। आजाद भारत की पहली सरकार का गठन भी यही हुआ और पहली सांसद भी यही बैठी। ये इमारत अब करीब 100 साल की हो रही है। जब बीते सालों में इसे जरूरत के हिसाब से अपग्रेड किया गया। कई नए सुधारों के बाद संसद का ये भवन अब विश्राम मांग रहा है। हम सभी का दायित्व है कि 21वीं सदी के भारत को नया संसद भवन मिले। इसी कड़ी में यह शुभारंभ हो रहा है। आने वाली पीढ़ियां नए संसद भवन को देखकर गर्व करेगी। बिहार के नीतीश कुमार की एनडीए सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी एंड जेडीयू के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर खींचतान चरम पर है। विधानसभा अध्यक्ष का पद लेने के बाद अब बीजेपी मंत्रियों की संख्या भी ज्यादा मांग की जा रही है। इसी बात को लेकर एनडीए में गांठ मोटी होती जा रही है। जहां बीजेपी का तर्क है कि सरकार में पार्टी की मंत्रियों की संख्या हर हाल में ज्यादा होनी चाहिए। भले ही विभागों की संख्या बराबर रहे, लेकिन मंत्रियों की संख्या हर हाल में बीजेपी की ज्यादा हो। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इसी आधार पर आ रहा है। यही नहीं, विधान परिषद की मनोनीय वाली और विधानसभा कोटे की सीटों पर भी ज्यादा हिस्सेदारी मांग की जा रही है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। इस लिहाज से सदस्यों की संख्या के आधार 15% विधायक मंत्री बन सकते हैं। जब बिहार कैबिनेट के मुख्यमंत्री सहित 36 सदस्य शामिल हो सकते हैं। फिलहाल कैबिनेट में 14 मंत्री हैं। जहां जेडीयू के एक मंत्री मेवालाल चौधरी इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में अभी कैबिनेट में 22 नए सदस्यों के शामिल होने की गुंजाइश बची है। वर्तमान में बीजेपी के साथ जेडीयू के 5, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के एक मंत्री शामिल है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों के कर्ज लेने के दावे वाली एक खबर का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार गरीब लोगों के मौलिक अधिकार छीन रही है। उन्होंने गुरुवार को ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि मोदी सरकार गरीबों के मौलिक अधिकार छीन रही है। यह मानवता के विरुद्ध अपराध है। देश के बेहतर भविष्य के लिए हमें हर वर्ग के अधिकारों का सम्मान करना ही होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक न्यूज चैनल पर दिए गए प्रकाशित खबर का हवाला दिया है। जी हाँ, दरअसल एक सर्वे में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान 11 राज्यों में करीब 45% लोगों को भोजन के लिए कर्ज लेना पड़ा है। झारखंड या दूसरे प्रदेश के नंबर वाली गाड़ियां अब बिहार में नहीं चलेगी। जी हां, और यहां अगर चलाना है तो फिर उन्हें यहां निबंधन कराना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग ने यह निर्देश सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को दिया है। विभागीय सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि झारखंड से निबंधित गाड़ियों का परिचालन नियमों का उल्लंघन करके बिहार में लगातार किए जाने की शिकायत मिल रही है। झारखंड से निबंधन कराकर अस्थायी रूप से बिहार में वाहनों के परिचालन करने वाले वाहन मालिकों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए विशेष जांच अभियान चलाए जाएंगे और ऐसे वाहनों पर बिहार के नंबर के लिए निबंधन कराया जाएगा। बिहार में सर्वे का काम 20 जिलों में काफी तेजी के साथ चल रहा है, जिसके कई सारे असर भी देखने को लगातार मिल रहा है। बिहार में बहुत से सीधे साधे लोग भी हैं जिन्हें जानकारी नहीं होने की वजह से अपनी ही जमीन से बेदखल होना पड़ रहा है। जहां बिहार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जमीन की खतियान, केवल सर्वे का पर्चा, नए खतियान के प्रति जमाबंदी, रसीद आदि जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर्वे के लिए कागजात नहीं होने की वजह से नए नए एजेंट भी पैसा कमाने का अच्छा जरिया तलाश लिए हैं और कागजों को ऑनलाइन निकलवाने के लिए काफी ज्यादा पैसे की डिमांड कर रहे हैं। यदि आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप बिहार सरकार की वेबसाइट से सभी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन प्रिंट आउट ले सकते हैं।
बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा में बुधवार को 21 फर्जी कैंडिडेट को पकड़ा गया। ये सभी फर्जी कैंडिडेट कागजात जांच के दौरान पकड़े गए, जिसके बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी कैंडिडेट ने लिखित परीक्षाओं में अपनी जगह सालवरों को बैठाया था। इनके चेहरे और फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं हो पाया तो इनसे पूछताछ की गई। थोड़ी सख्ती के बाद सभी ने स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने लिखित परीक्षा में सालवरों को बैठाया था, जिसके बाद सभी कैंडिडेट को गर्दनी थाने की पुलिस के हवाले करते हुए केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से FIR दर्ज कराई गई। पकड़े गए अभ्यर्थियों में मुजफ्फरपुर के अनिश कुमार, भागलपुर के दिलखुश कुमार, नालंदा जिले के धर्मवीर कुमार, भागलपुर के फैसल आलम, छपरा जिले के अभिनव कुमार बैठा, जहानाबाद जिले के नीरज कुमार, भागलपुर के सोनू, सारण के राहुल, रोहतास के सर्वजीत, गया के विजेंद्र, मुंगेर के सिद्धार्थ, बक्सर के हरेंद्र कुमार, बांका के सुधांशु कुमार, पटना के सुदामा कुमार, नालंदा के देव कुमार और खगड़िया जिले के सुनील कुमार शामिल हुए थे, जो पकड़े गए हैं। लंबे इंतजार के बाद कल सोन नदी पर बने कोयलेबर पुल का लोकार्पण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कर दिया। जी हां, कल हुए वर्चुअल उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में NH 30 पर अवस्थित पटना से बक्सर परियोजना के बीच बने इस पुल के अपस्ट्रीम का निर्माण 266 करोड़ की लागत से हुआ है। 158 वर्ष बाद बिहार के कोयलेबर में सोन नदी पर बने इस नए पुल के रूप में मिले सौगात ने लोगों को बड़ी राहत दी है। जी हां, अब आरा से होकर बक्सर और यूपी के रास्ते अन्य राज्यों की सड़क मार्ग से सफर करने वाले लोगों को लंबी जाम से मुक्ति मिल जाएगी। इस पुल के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कोयलेबर में सोन नदी पर बने पुल के निर्माण के बाद अपने संबोधन में बिहार की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि जब मैं पहले वाले कोयलेबर पुल से गुजरा था तो मुझे पता चला कि लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। बिहार में नीतीश जी की सरकार है और सड़कों का कायाकल्प बहुत तेजी से हो रहा है। बिहार में नदी के ऊपर सबसे अधिक पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इस पुल के निर्माण से छपरा, आरा और पटना के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान पंचायत चुनाव की तरह ही इस बार बिहार में भी चुनाव होने की संभावना बताई जा रही है। जहां बिहार में भी इस साल दलगत आधारित पंचायत चुनाव होने की अटकलें लगाई जा रही है। जहां दलगत आधारित पंचायत चुनाव होने से पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाया जा सकता है, यानी कांग्रेस, बीजेपी, राजद और जेडीयू जैसी पार्टी अपने सिंबल पर कैंडिडेट उतार सकती है। जी हाँ, हालांकि इस पर अंतिम निर्णय सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में ही लिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह ही बीजेपी बिहार में भी पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में इस साल एनडीए की ओर से चुनाव से पहले दलगत आधारित पंचायत चुनाव कराए जाने की बात कही जा सकती है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला नीतीश कैबिनेट द्वारा लिया जा सकता है। जी हां, बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों की सुगबुगाहट दिखने लगी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर चुनाव की संभावित तारीखों को लेकर सुझाव मांगा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2 सप्ताह के अंदर सभी जरूरी जानकारियां देने की हिदायत दी है। उसके बाद पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान की संभावना है। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज से ग्रेजुएशन की परीक्षा का एडमिट कार्ड बनाने में विश्वविद्यालय प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी, ऑनलाइन एडमिट कार्ड पर एक स्टूडेंट के पिता का नाम इमरान हाशमी और मां के नाम की जगह पर सनी लियोनी लिखा गया है। वहीं छात्र के एड्रेस की जगह मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया चतुर्भुज स्थान का पता लिखा हुआ है। ये एडमिट कार्ड सोशल साइट पर खूब वायरल हो रहा है। पूरा मामला मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड का है, जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के धनराज महतो कॉलेज में पढ़ने वाले कुंदन कुमार नामक छात्र के एडमिट कार्ड पर मां का नाम सनी लियोनी और पिता का नाम इमरान हाशमी लिखा गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि स्नातक के पार्ट 2 का फॉर्म भरते वक्त छात्र के माता पिता का नाम कैसे बदल गया, और यदि पार्ट 1 में भी यही नाम था तो फिर उस वक्त की जांच क्यों नहीं की गई। हालांकि इस संबंध में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार रामकृष्ण ठाकुर ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। प्रथम दृष्टया से ये किसी की शरारत लग रही है। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कम आय वाले लोगों के लिए मोदी सरकार ने एक तोहफा दिया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सरकार ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक कंपनियों और अन्य इकाइयों द्वारा रखे जाने वाले नए कर्मचारियों के लिए 2 साल तक रिटायरमेंट फंड में अंशदान देगी। सरकार की तरफ से यह फंड कर्मचारी और नियोक्ता की तरफ से होगा। इसका मतलब है कि तय अवधि के बीच कम सैलरी पर नई नियुक्त पर सरकार अब कर्मचारी का 12% और नियोक्ता का 12% भविष्य निधि कोष यानी कि EPF
पीएफ का बोझ खुद उठाएगी। जब बुधवार को ही सरकार ने कैबिनेट बैठक में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार इस योजना पर 22,810 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं योजना से 58 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने बुधवार को दावा किया है कि नए 3 कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग को लेकर जारी किसानों के विरोध प्रदर्शनों के बीच यानी कि इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। जी हां, उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि संशोधित नागरिकता अधिनियम यानी कि सीए और राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी कि एनआरसी को लेकर पहले मुसलमानों को गुमराह किया गया, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हुए। जहां उन्होंने कहा है कि अब किसानों को बताया जा रहा है कि नए कानूनों के कारण उन्हें नुकसान होगा। उन्होंने कहा है कि जो आंदोलन चल रहा है वह किसानों का नहीं है, इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। जहां इस देश में मुसलमानों को पहले भड़काया गया, जहां उन्हें कहा गया है कि एनआरसी आ रहा है, सीए आ रहा है और 6 माह में मुसलमानों को इस देश को छोड़ना होगा। क्या एक भी मुस्लिम ने देश छोड़ा? उन्होंने कहा है कि वह प्रयास सफल नहीं हुए और अब किसानों को बताया जा रहा है कि उन्हें नुकसान सहना पड़ेगा। यह दूसरे देशों की साजिश है, यानी कि पाकिस्तान और चीन की साजिश है। कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन का आज 16वां दिन है, जहां केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग पर अड़े किसान दिल्ली के बॉर्डर पर सर्द हवाओं और ठिठुरन भरी ठंड के बीच जमे हुए हैं। जहां सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश का पेट भरने वाले इन किसानों की औसत कमाई कितनी है? जहां बिजनेस टुडे में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक देश के किसान की औसत आय 77,124 रुपए है। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि देश का किसान हर महीने 6,500 रुपए से भी कम कमाता है। जब साल की औसत आय की बात करें तो फिर देश के किसानों की औसत आय मात्र 6,427 रुपए प्रति माह है। यह हाल तब है जब किसान का औसत सालाना खर्च भी करीब 6,227 रुपए है। जी हाँ, रिपोर्ट में जिन आंकड़ों का जिक्र किया गया है वे 2013 के कृषि सर्वेक्षण पर आधारित है। देश भर में अलग अलग राज्यों के किसानों की होने वाली कमाई पर गौर करें तो फिर सबसे बेहतर स्थिति पंजाब के किसानों की दिखती है, जबकि बिहार के किसान सबसे निचले पायदान पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। जी पंजाब के किसान हर साल 2,16,708 रुपए की कमाई करते हैं, जो महीने के हिसाब से करीब 18,059 रुपए हैं। वहीं बिहार के किसान साल में मात्र 42,684 रुपए कमाते हैं। इस तरीके से महीने में उनकी कमाई मात्र 3,537 रुपए होती है, जो पंजाब के किसानों से करीब 6 गुना कम है। जी पंजाब के बाद हरियाणा के किसान सबसे ज्यादा कमाई करते हैं। हरियाणा के किसान हर साल करीब 1,73,208 रुपए कमाई करते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के किसान 1,52,196 रुपए कमाई करते हैं। जहां केरल के किसानों की बात करें तो केरल के किसान 1,42,668 रुपए सालाना आमदनी करते हैं, जबकि कर्नाटक के किसान 1,05,984 रुपए सालाना कमाते हैं। राष्ट्रीय औसत से कम दर कमाने वाले किसानों की बात की जाए तो इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसान हैं। सितंबर में मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने मूल्य उत्पादन और कृषि सेवा अधिनियम 2020, जी हां, आवश्यक वस्तुओं अधिनियम 2020 और किसानों के उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 पास कराए थे। जी हां, इनका किसानों की तरफ से विरोध भी किया जा रहा है। जी हां, किसानों को डर है कि इससे एमएसपी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और सरकार उन्हें प्राइवेट कॉर्पोरेट के आगे खड़े कर देगी। जी हां, हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि देश में मंडी व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन किसान अपने जिद पर अड़े हुए हैं और सरकार किसानों को लिखित में भी नहीं दे रहे हैं कि एमएसपी खत्म होगी या फिर नहीं, सिर्फ जबानी बात बोल रहे हैं। दोस्तों, अब व्हाट्सएप का इस्तेमाल सिर्फ चैटिंग के लिए ही नहीं बल्कि शॉपिंग के लिए भी किया जाने लगा है। जहां कंपनी ने कार्ट फीचर लॉन्च कर दिया है। अब यूजर्स किसी बिजनेस के कैटलॉग में आसानी से उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज देख सकते हैं और उनके बारे में चैट कर सकते हैं। इससे बिजनेसेस के लिए भी कस्टमर की चैट्स मैनेज करना आसान हो गया है। यह व्हाट्सएप का कहना है कि वे यूजर्स के लिए शॉपिंग के लिए एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा आसान बनाना चाहते हैं, इसलिए व्हाट्सएप पर कार्ट फीचर लॉन्च किया जा रहा है। कार्ड तब बहुत काम आता है जब यूजर ऐसे बिजनेस के शॉपिंग कर रहे हो जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट या फिर कपड़े की दुकान।
बिहार में सर्दी बढ़ते ही अंडे की डिमांड बढ़ रही है। जी हां, अंडे की दुकान पर भीड़ भी बढ़ी है। एक कैरेट अंडा 170 रुपए के बीच मिल रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले ही थोक में 120 रुपए कैरेट अंडा बिक रहा था। चंद दिनों में ही कीमत बढ़ गई है। 5-6 रुपए में बिकने वाला उबाला हुआ अंडा 7 से 8 रुपए मिल रहा है, जहां इसकी कीमत में इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वैसे तो लोग साल भर अंडे का सेवन करते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में अंडे का व्यापार तेज हो जाता है। इस साल अंडे का व्यापार बीते साल की अपेक्षा में तेजी है। कोरोना काल में तमाम तरह की अफवाहें के चलते लोगों ने मीट और अंडा खाना पूरी तरीके से बंद कर दिया था, जिसको लेकर पशुपालन विभाग को सफाई भी देनी पड़ी थी कि अंडा और मीट खाने से कोरोना नहीं फैलता है। कोरोना काल में पोल्ट्री फार्म बंद होने की कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन सर्दी शुरू होते ही अंडे का कारोबार फिर से बढ़ गया है। फुटक्कर कारोबारी अंडे को अच्छे दामों में भुना रहे हैं। जी अलग अलग दुकानों में अंडों के दाम 7 से 8 रुपए प्रति अंडा तक पहुंच गए हैं। जी अंडे का व्यापार करने वाले कारोबारियों का अनुमान है कि अभी अंडे के दाम बढ़ जाएंगे, जी यानी कि और भी बढ़ेंगे। शुरुआती ठंड में जब दाम इतने ज्यादा हैं, तो फिर डिमांड बढ़ने पर अंडे की दाम में और भी ज्यादा इजाफा होगा, यानी कि और भी ज्यादा दाम बढ़ेंगे। एक थोक व्यापारी ने बताया कि कई सालों से अंडा का व्यापार कर रहे हैं, जो इस बार अंडे में सबसे ज्यादा महंगाई है। जो कोरोना काल में ज्यादातर फार्म बंद किए गए थे, जी हाँ अब फिर से चालू हो गए हैं, लेकिन उत्पादन में देरी हो रही है। सर्दी बढ़ने पर अंडे की डिमांड और बढ़ेगी, जिससे दामों में उछाल आ सकता है। तेल कंपनियों ने लगातार तीसरे दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया है, ना बढ़े हैं ना घटे हैं। जी हां, देश भर के प्रमुख शहरों में 10 दिसंबर को पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं। हालांकि पेट्रोल और डीजल के दाम सितंबर 2018 के बाद यानी कि पिछले 2 साल के उच्चतम स्तर पर, यानी कि सबसे ज्यादा दाम है। जी इसके पहले 7 दिसंबर तक सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार इजाफा किया था। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। क्रूड ऑयल का भाव 0.44% से बढ़कर $45.72 पर पहुंच गया है, जबकि ब्रेड क्रूड ऑयल का भाव 0.41% की बढ़त के साथ $49.06 प्रति बैरल पर है। कृषि सुधार बिलों के खिलाफ किसान विरोध प्रदर्शन में अडानी का नाम गूंजने के साथ अडानी समूह ने कहा है कि ये ना तो किसानों से खाद्यान्न खरीदता है और ना ही खाद्यान्न का मूल्य तय करता है। जहां पोर्ट टू एनर्जी समूह ने कहा है कि ये केवल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI के लिए अनाज सिलोस को विकसित और संचालित करता है। अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा गया है कि कंपनी की भंडारण की मात्रा तय करने में कोई भूमिका नहीं है और साथ ही ये अनाज की कीमत निर्धारित के लिए भी है। बिहार के सभी प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोले जाएंगे। जिस भी प्रखंड में आप रह रहे होंगे वहां भी प्रदूषण जांच केंद्र खोले जाएंगे। इसके साथ ही पेट्रोल पंप, वाहन बिक्री केंद्र और सर्विस सेंटरों को भी केंद्र खोलने की प्रोत्साहन किया जाएगा। चलंत प्रदूषण जांच केंद्र को भी बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदूषण जांच केंद्र खोलने का लाइसेंस लेने के लिए लोगों को अब पटना भी नहीं आना होगा। हर जिले के प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने का लाइसेंस जिला परिवहन पदाधिकारी ही मुहैया करा देंगे। पूर्व में यानी कि पहले में यह अधिकार राज्य परिवहन आयुक्त के पास था। इसके साथ ही जांच केंद्र के लाइसेंस नवीकरण आवेदक सहित अन्य शुल्क में भी कमी की गई है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि अधिक से अधिक वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलें और आम लोग भी केंद्रों को चला सकें। इसके लिए बिहार मोटर नियमावली 1992 के नियमों में संशोधित किया गया है। दोस्तों, सरसों के तेल में ब्रांडिंग करने पर केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से रोक लगा दी थी, लेकिन वह मुश्किल 2 महीने ही केंद्र सरकार ये आदेश चला पाया। अब दिल्ली हाईकोर्ट के दखल के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने ये आदेश वापस ले लिया है। अब एक बार फिर से सरसों के तेल में ब्रांडिंग होने लगेगी, लेकिन अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ ने ब्रांडिंग की आड़ में मिलावट किए जाने की आशंका जताई है। वही इस कानून की आड़ में छोटे कारोबारियों का शोषण किए जाने पर भी चिंता जताई है। नीट तथा जेईई मेन 2021 परीक्षा स्थगित की जा सकती है। जी हां, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण स्थिति काबू में नहीं आती है, तो इस वर्ष नीट तथा जेईई मेन 2021 परीक्षा स्थगित की जा सकती है। जी हां, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने आज अपने लाइव सेशन में छात्रों और अभिभावकों को संबोधित किया और बोर्ड तथा प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में जरूरी जानकारियां दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीट तथा जेईई मेन 2021 परीक्षा साल में 2 बार आयोजित किए जाने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है।
बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 595 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,41,534 हो गई है। बिहार में फिलहाल 5,732 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं, जिसका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। जी वही राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 261 नए मामले सामने आए हैं। बुधवार को जारी किए गए ताजा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 595 नए मामले सामने आए हैं। बिहार सरकार के मंत्री शीला मंडल द्वारा वीर कुंवर सिंह के लिए दिए गए अपमानजनक बयान के खिलाफ आज कर्णी सेना ने शीला मंडल का पुतला फूंका। सीतामढ़ी शहर के वीर कुंवर सिंह चौक पर वीर कुंवर सिंह के प्रतिमा के नीचे कर्णी सेना के सदस्यों ने शीला मंडल का पुतला दहन करते हुए कहा कि शीला मंडल ने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, जो कि शर्मनाक का बयान है। जी हाँ, कर्णी सेना के जिला अध्यक्ष आनंद विहारी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ऐसे अज्ञानी मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, नहीं तो फिर कर्णी सेना पूरे देश में आंदोलन करेगी। वहीं जिला प्रवक्ता अमरेश कुमार सिंह ने कहा है कि शीला मंडल के पास शिक्षा की कमी है, उन्हें हटा देना चाहिए। दरअसल सीतामढ़ी में एक कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार में परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा था कि राजपूतों के वीर कुंवर सिंह का एक हाथ कट जाने पर इतनी वाहवाही की गई। हालांकि इसके बाद शीला मंडल ने इस बयान के लिए खेद प्रकट करते हुए माफी भी मांग की थी। एसएससी की तरफ से आयोजित होने वाली इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा 13 दिसंबर को ही आयोजित की जाएगी। जी पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर को किया जाए, लेकिन इसका भविष्य और रिजल्ट कोर्ट के अंतिम फैसले पर भी निर्भर करेगा, यानी कि सफल अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे। जी पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की। एकल पीठ के फैसले को रोकते हुए 13 सदस्यों को आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा को जारी की रखने का निर्देश दिया है। पिछले हफ्ते एकल पीठ ने परीक्षा को लेकर कड़ी टिप्पणी की थी और कई तरह के निर्देश भी दिए गए थे। बिहार के सभी नगर निकायों में चल रहे कार्य परियोजनाओं की समीक्षा बैठक सूबे के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अधिकारियों के साथ की है। इस बैठक में उन्होंने कहा कि सभी नगर निकायों की बेहतर साफ सफाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही साथ डिप्टी सीएम ने सभी नगर निकायों में ऑटो स्टैंड बनाने की भी बात कही है। जी उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पटना स्थित अधिवेशन भवन में कोसी प्रमंडल के नगर निकायों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा बैठक की है। कोसी प्रमंडल के सभी नगर निकायों की जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षात्मक बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। जी उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि नगर निकायों के व्यवसाय के क्षेत्र में प्रतिदिन 2 बार साफ सफाई की व्यवस्था की जानी चाहिए और आवासीय क्षेत्र में भी कम से कम 1 बार सफाई किया जाए। नगर निकायों में नालों की सफाई साल में 3 बार हो, मानसून के पहले, मानसून के दौरान और मानसून के बाद, ताकि कहीं भी जल जमाव की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सके। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम एवं वरिष्ठ भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जहां जानकारी के अनुसार भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा के सदस्य निर्वाचन होने के कारण बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस बात की जानकारी खुद सुशील कुमार मोदी ने आज ट्वीट करके दी है। जहां बताया जाता है कि सुशील कुमार मोदी ने संबंध में बिहार विधान परिषद के सभापति को इस्तीफा सौंप दिया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।